डायटोमिक मॉलिक्यूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की ट्रीट करने पर एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा बनेगा, उन एनर्जी लेवल्स के बीच में कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल होंगी, स्पेक्ट्रा प्रिडिक्शन कैसा होएगा और उस स्पेक्ट्रा की क्या क्या एप्लीकेशंस होंगी। नमस्ते, मेरा नाम अंकित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, बताओ। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है बात। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले बताओ हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड सिलेक्शन रूल्स। और फिर हम क्या पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल आईआर स्पेक्ट्रम। फिर हमने अब क्या पढ़ना भाई, डायटोमिक मॉलिक्यूल को एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हुए जो हमारे पास क्या आएंगे, थ्योरेटिकल क्या आएगी, प्रिडिक्शन किसकी भाई, स्पेक्ट्रा की, वो क्या होती है, और एक्सपेरिमेंटल तो आपको पता ही क्या आया था। ठीक है, और लास्ट में क्या पढ़ना बताओ भाई, एप्लीकेशंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की। भाई आईआर स्पेक्ट्रा जो होता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, उसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, अब बताओ पहले हम क्या पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो ये पाया गया। देखो अब जब आपने इसको भाई आपने अप्रोक्सीमेट मेथड्स, या तो भाई पर्टर्बेशन थ्योरी या वेरिएशन थ्योरम, अरे यहाँ पे बताओ। देखो क्योंकि अभी तक आप हम क्या मान रहे हैं बॉन्ड को, हार्मोनिक। भाई इससे पहले आपने क्या माना था बॉन्ड को भाई, कि डायटोमिक मॉलिक्यूल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता है, लेकिन हार्मोनिकली ऑसिलेट करते हुए जो उसने स्पेक्ट्रा किया प्रिडिक्ट, वो एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच नहीं किया ना भाई। सिर्फ एक ही पीक क्या थी भाई, इसने सिर्फ एक ही पीक क्या की थी भाई, प्रिडिक्ट। लेकिन पीक्स क्या थी हमारे पास भाई, पहली बात तो हमको भाई पीक्स का एक सेट मिलता है, ओमेगा के अबाउट, 2 ओमेगा और भाई 3 ओमेगा के अबाउट तकरीबन, इजंट इट। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको भाई बॉन्ड को आपने क्या मानना पड़ेगा, एन हार्मोनिक। और आपको पता भाई एक्चुअल में आपको पता भाई हार्मोनिक मोशन नहीं होती किसी ऑसिलेटर में। तो क्या होती है भाई, किसी भी ऑसिलेटर को भाई, किसी भी वाइब्रेटर को भाई एक्सपेंड करना क्या बताओ भाई, इजी है। कंप्रेस करना है उसको भाई मुश्किल है। कंप्रेशन में ज़्यादा एफर्ट लगता है, एक्सपेंशन में भाई कम एफर्ट लगता है, इजंट इट। तो ये मानते हुए कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, लेकिन अब भाई पर्टर्बेशन थ्योरी क्या बोलेगी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब आपको पता ही है क्या, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम। उसको भी आप सीधे श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व करके भैया आप उसके लिए श्रोडिंजर इक्वेशन सेटअप करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट मेथड्स। तो भाई अप्रोक्सीमेट मेथड से, पर्टर्बेशन थ्योरी से, वेरिएशन थ्योरम से जब ट्रीट किया गया किसको, बोलो भाई, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को, यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल को आपने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानते हुए उसको ट्रीट किया किससे बताओ, पर्टर्बेशन थ्योरी या वेरिएशन थ्योरम से। तो हमारे पास क्या है, वेव फंक्शन और एनर्जी। तो वेव फंक्शन भी आया साथ में, अब की बार फिर से क्या आया, वेव फंक्शन v के ऊपर डिपेंडेंट, साथ में क्या है हमारे पास, एनर्जी। तो वेव फंक्शन भी साथ में क्या है भाई, एनर्जी। लेकिन एनर्जी पता क्या है इस बारी एनर्जी बताओ क्या है हमारे पास, v प्लस हाफ ओमेगा ई, v प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस v प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स ई, जहां पर भाई ओमेगा ई तो भी क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन और एक्स ई क्या है, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट। और v की वैल्यू क्या भाई, v की वैल्यू वही है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नहीं है क्या आपको। तो अब आप मुझे बताओ भाई, अब मैं काम करूँ भाई, पहले मैं एक बारी क्लासिकल ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाऊँ भाई। क्या, अरे भाई क्लासिकल ऑसिलेटर, क्लासिकल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल एनर्जी कर्व बताओ क्या होता है भाई। क्लासिकल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का
पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस टाइप का होता है। कुछ बात आपको, अरे भाई कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है क्या? आपको साथ गिरा भाई। ऑसिलेटर में मतलब क्या है, कंप्रेशन कम है, एक्सपेंशन क्या है ज़्यादा, कंप्रेशन कम एक्सपेंशन क्या है ज़्यादा। और यहाँ तो क्या पूरी तरह फ्लैट हो गया भाई, कंप्रेशन कम एक्सपेंशन क्या है इनफाइनाइट। नहीं आपको है क्या? अगर मॉलिक्यूल इसी के अकॉर्डिंग भी होगा तुम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल क्या है, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड, कंप्रेस एक्सपेंड। और एनर्जी है कंप्रेस एक्सपेंड, और चाहिए एनर्जी कंप्रेस एक्सपेंड, और चाहिए एनर्जी भाई कंप्रेस एक्सपेंड। कितना हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। क्या हो जाएगा, नहीं आना आपको ये? तो आप मुझे ये बताओ भाई, तो इसके बेसिस पे आप एक काम करो भाई, अब आप इसके नहीं है क्वांटम एनर्जी लेवल तैयार करो। वो तो कहेंगे हमारे पास तो 0 पॉइंट एनर्जी लगेगी हमारे पास। अरे भाई नहीं आएगा आपको? तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम आप कैसे तैयार करोगे बताओ? अरे भाई इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बताओ कैसे तैयार किया जाएगा? हाउ 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 बताओ कैसे भाई? बल्कि कहूँ इसको ऊपर लिखो। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है सॉरी एनर्जी एक्सप्रेशन, हमारे पास है ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ और माइनस सॉरी ओमेगा ई और वी प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स, ये है ना भाई। अब देखो भाई, आप जब आप यहाँ पर वी के लिए पुट करोगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की 0 पॉइंट एनर्जी क्या करते हैं? अगर मैं यहाँ पे मानो, अगर हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, अगर उनकी हमारे पास इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज क्या है सेम, तो ज़्यादा एनर्जी बताओ किसकी होगी? 0 पॉइंट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज़्यादा किसकी आएगी हमारे पास? कैसे? V0 पुट किया, ओमेगा बाई 2 आती है उसकी, तो लेकिन अब क्या आएगा हमारे पास? ओमेगा बाई 2, लेकिन 0 पुट किया तो 1/4, यानी कि भाई ओमेगा ई पाई, यहाँ से क्या ओमेगा बाई 2 माइनस क्या आया ओमेगा ई एक्स बाई 4। अब ये मतलब ये नंबर क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया ना। अगर ओमेगा क्या मान लिया 1000, भाई ओमेगा हमारे पास क्या है 1000 है, और एक्स कितना मान लिया भाई 0.001 नहीं आपको भाई, तो 1000 इंटू क्या बन गया हमारे पास ये 1/4, यानी कि भाई ओमेगा क्या मान लो आप 1000 मान लो, एक्स क्या मान लो 10 की पावर -3। तो अगर ये हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो इसके अंदर क्या होती तो 1000 बटे तो 500 क्या आती भाई? अब बात तो क्या आएगी 1000 बटे तो 500 माइनस 1/4 499.75। तो हमने बात देखी भाई कि एन हार्मोनिसिटी इनकॉर्पोरेट करते ही सिस्टम क्या हो गया स्टेबलाइज। नहीं है क्या आपको भाई? एन हार्मोनिसिटी इनकॉर्पोरेट करते ही सिस्टम क्या भाई स्टेबलाइज हो गया, स्टेबलाइज हो गया, इजंट इट? इसको बोलते हैं मोर्स कर्व। इसको क्या बोलते हैं? तो आप इसका भैया आप इसका मोर्स कर्व बनाओ, बताओ क्या होगा हमारे पास? ये नहीं है क्या? अरे बोलो भाई, ठीक है बात। तो बताओ, अरे भाई ये तो क्या है क्लासिकल एनर्जी के लिए है, तो क्या है अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस क्या हो क्लासिकल, तो एनर्जी करो ऐसा आएगा हमारे पास भाई। मतलब इस कंप्रेशन इस एक्सपेंशन क्या होगी ये एनर्जी, इस कंप्रेशन एक्सपेंशन की ये एनर्जी, और इसकी एनर्जी और ज़्यादा, इसकी एनर्जी और ज़्यादा। नहीं आएगा आपको? इसकी एनर्जी सबसे कम, सॉरी और कम, इसकी और कम, इजंट इट? बात आपको पहले पड़ रही भाई? ओके, तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पर तो क्या पुट कर दिया, तो बताओ अरे भाई तो क्या इसके एनर्जी लेवल्स भाई नीचे नहीं आ रहे क्या? लेकिन यहाँ पे बात हो गई, लेकिन ये चीज़ कैसे बढ़ती है स्क्वायर में? कैसे बढ़ती है स्क्वायर में भाई? यानी कि हर लेवल ज़्यादा और ज़्यादा क्या आएगा नीचे भाई। भाई क्योंकि डिफरेंस तो क्या है, पहला लेवल कितना नीचे आएगा बताओ? पहला लेवल कितना नीचे आएगा 0.25। अरे भाई अगर मान लिया, चलो कम करो भाई, ये मानो ओमेगा एक्स कितना मान लिया 1 मान लो आप, क्या मान लो भाई? तो पहला लेवल कितना नीचे आएगा बताओ? बोलो भाई 1/4।
अगला लेवल कितनी चाहिए बताओ भाई, अगले में यहाँ पर क्या अपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है क्या। तो देखो सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। अरे भाई क्या ये चीज़ यहाँ पर भाई स्क्वायर भी नहीं बढ़ेगी क्या। पहला तो क्या आएगा ओमेगा ई बाई ओमेगा एक्स ई बाई 4 क्या हो बताओ भाई, पहला क्या ओमेगा एक्स ई बाई 4। अगला क्या है यहाँ पर आप क्या पुट करो बताओ 3/2। अगला क्या आएगा 9। अगर मैं ओमेगा एक्स ई क्या मान लूँ, अगर मैं ओमेगा ई एक्स ई बाई 4 क्या मान लूँ, मैं यूनिट मान लूँ, क्या मान लूँ भाई यूनिट। तो पहला लेवल कितने नीचे आएगा 1 यूनिट। अगला क्या आएगा 9 यूनिट। अगला क्या आएगा 25 यूनिट। नहीं अरे भाई 1/2 3/2 1/2 3/2 5/2 बोलो भाई। तो क्या लेवल्स नीचे और नीचे नहीं है क्या भाई, अरे बताओ भाई क्या लेवल्स नीचे और नीचे नहीं है क्या भाई। इसका मतलब आप ये बताओ, तो आप ये बताओ भाई अगर मान लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी लेवल होते हैं जो, अगर भाई अरे हार्मोनिक ऑसिलेटर में लेवल क्या है इक्वल स्पेस्ड। अब ये क्या है कम नीचे, ये क्या है ज़्यादा नीचे, ये और ज़्यादा नीचे, ये और ज़्यादा, तो इनमें बताओ गैप क्या हो जाएगा भाई, लेवल क्या हो जाएंगे कन्वर्जिंग लेवल क्या हो जाएंगे भाई। अगर इक्वल स्पेस्ड लेवल है, एक नीचे आया अगला और नीचे अगला और नीचे अगला क्या है और नीचे, तो लेवल्स क्या होते जाएंगे बताओ भाई कन्वर्ज। तो इससे बताओ फिर क्या होता है भाई। तो अगर आप यहाँ से क्या बनाओगे एनर्जी लेवल्स तो जाएगा, यहाँ पर कौन है हमारे पास V0, ये कौन सा मान लिया V1, ये बताओ कौन सा मान लिया V2, ये कौन सा है V3, ये कौन सा है V4। तो इनमें गैप लगातार क्या हो रहा बताओ भाई, इनमें गैप क्या हो रहा लगातार। अरे भाई आपको पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स क्या थे इक्वली स्पेस्ड। अब अगर आप बताओ क्या कर रहे हो, अरे बोलो भाई अगर आपने भाई एन हार्मोनिसिटी ऐड कर दी, ठीक है, और भाई एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के आपने क्या बनाया एनर्जी एक्सप्रेशन आपने मालूम कर लिया, तो इस एनर्जी एक्सप्रेशन से आप क्या मालूम करोगे एनर्जी लेवल्स। तो ये लेवल्स बताओ क्या आएंगे हमारे पास इक्वल स्पेस्ड ना, बताओ क्या आएंगे भाई, इनमें गैप लगातार क्या होगा घटेगा। बात आपको पहले पड़ रही है नहीं है आपको। और भाई आपको पता इस लेवल में, और ये क्या होगा हाईएस्ट वाइब्रेशन लेवल, क्यों इसके बाद भाई कंप्रेशन इतना एक्सपेंशन कितना, मॉलिक्यूल भाई टूट ही गया नहीं आपको आया क्या। तो ई मैक्स क्या होगी यहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा ई मैक्स, इसको क्या बोलूंगा भाई ई मैक्स का मतलब क्या यहाँ पर क्या है, अरे वेक्टर नहीं, ई मैक्स का मतलब यहाँ पर क्या है मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी इजंट इट। ठीक है, तो इसमें भाई पहुंचा दिया मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा टूट जाएगा ना भाई। आपने मॉलिक्यूल को यहाँ पहुंचा दिया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई टूट जाएगा ना। लेकिन भाई यहाँ पहुंचाने की जरूरत थोड़ी है मॉलिक्यूल को, क्योंकि इतनी एनर्जी मॉलिक्यूल के पास क्या है ऑलरेडी है, तो एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है इतनी, तो मॉलिक्यूल के पास क्या है ऑलरेडी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो और भाई वहाँ पर आप ऑर्डर करो, तो कई बार क्या होता है आप ही बोलो भाई कि सब्जी ना लाइए, वो बोले सर सब्जी क्यों लेके, और सब्जी मैं घर से लेके आ रहा हूँ। बात आपको पहले पड़ी भाई। तो अगर आप भाई रेस्टोरेंट में गए और आप वहाँ पर लस्सी है सब्जी है घर से लेके जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको वहाँ से ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। तो सिमिलर सी बात हो भाई, एनर्जी टू मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतनी इसके पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये क्या होता है 0 पॉइंट एनर्जी। तो चाहिए सिर्फ कौन सी ये, इसको बोलते हैं ईडी। ईडी मतलब डिसोसिएशन एनर्जी। बताओ क्या होगी, तो ई मैक्स में से क्या घटा दो ई नोट, ई मैक्स माइनस ई नोट, यानी कि मैक्सिमम वाइब्रेशन एनर्जी माइनस मिनिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, क्या आ जाएगा हमारे पास डिसोसिएशन एनर्जी। नहीं आया, बोलो भैया तो बताओ ये लेवल क्या हो रहे हैं, बताओ भाई ये लेवल्स बताओ क्या हो रहे हैं। देखो यहाँ पर गैप क्या है ज़्यादा, फिर गैप क्या कम, फिर गैप क्या है, बताओ क्या भाई यहाँ पर गैप लगातार कम नहीं हो रहा क्या, ये गैप क्या है भाई ये। और देखो यहाँ पर दोनों शो कर रखे हैं, एक तो क्या है हार्मोनिक कर्व, और ये बताओ ये ब्लू वाला कौन सा है, ब्लू वाला कौन सा भाई एन हार्मोनिक कर्व, नहीं आगे आपको। और ये बताओ क्या डिसोसिएशन है, अरे ऊपर ये जो लाइन है आगे आपको है। अब बताओ हमारे पास क्या है,
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, फिर क्या भाई, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एंड सिलेक्शन रूल्स फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखते हैं भाई इसके सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं। तो मैं आपको बताऊं भाई, इसके सिलेक्शन रूल्स ये होते हैं कि जब आपने तो क्या किया भाई, जैसे आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन आता है, वैसे ही आप क्या निकालोगे, आपके पास क्या होएगा, अप्रोक्सीमेट ट्रीटमेंट से आपके पास क्या रखा होगा, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन। तो जब आपने क्या किया बताओ भाई, तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने के बाद हम ऐसे ही ट्रांजिशन शो नहीं कर सकते भाई, हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ जाना अलाउड है, कहाँ से कहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो बताओ आप क्या करोगे भाई, तो बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे बताओ। तो हम बोले भाई कि हम चेक करते हैं कि V0 से V1 में जाना। अब क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ बैठी होती है भाई, आपको पता है गैप इतना ज़्यादा होता है कि बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सारी कहाँ बैठी हुई V0 में, तो हम सारी ट्रांजिशन सिर्फ कहाँ से स्टडी कर लेते हैं बताओ, V0 से, इजंट इट। तो ये पाया गया कि V0 से V1, तो जब आपने ψ0 और ψ1 लिखा और बीच में क्या ऑपरेटर फॉर ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो पता क्या है हमारे पास, नॉन जीरो। नहीं आपको भाई, यानी कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह यहाँ से यहाँ जाना क्या है, अलाउड। फिर दिमाग में आया कि भाई V0 से V2 पता करते हैं। अब V0 से V2 हार्मोनिक में क्या था, फोरबिडन, लेकिन जब हमने यहाँ पर ψ0 ψ2 इंटीग्रेट किया ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, तो ये पता क्या है, नॉन जीरो। हाँ, पहले से क्या है, कम। मान लिया ψ0 ψ1 की, मान लिया V0 से V1 की प्रोबेबिलिटी क्या मान लिया 0.8, और V0 से V2 ही क्या मान लिया 0.3। तो हम क्या बोलेंगे कि अलाउड तो है कि V0 से V2 क्या भाई अलाउड, तो लेकिन क्या है, कम अलाउड है। नहीं आपको भाई, अरे बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे, तो डेल्टा V +-1 भी क्या आया अलाउड, +-2 भी क्या आया अलाउड, +-3 भी क्या है भाई अलाउड आया। नहीं है आपको, यानी भाई यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ पर बजाना क्या है, अलाउड है। ये क्या इसके सिलेक्शन रूल्स। अरे भाई क्या ये सिलेक्शन, क्या भाई ये सिलेक्शन रूल्स उनसे अलग नहीं क्या, एंड सो ऑन। +-1 भी अलाउड है, 2B 3B 4B 5B सब अलाउड भाई, इजंट इट। ध्यान रखो भाई, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को बेटर तरीके से रैशनलाइज करेगा भाई, इजंट इट। तो भाई अब बताओ हम क्या देखते हैं, हमने क्या पढ़ लिया था, अरे भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हम देखते हैं इसका भाई स्पेक्ट्रा प्रिडिक्टेड, कि भाई इसका हमारे पास बताओ कैसा स्पेक्ट्रा आया था भाई, ठीक है। अच्छा पे बताओ सिलेक्शन रूल्स क्या थे भाई, डेल्टा V +-1। भैया आपने बात देखी थी कि हमारे पास एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमारे पास लेवल क्या थी, क्या हमारे पास V0, ये कौन सा है V1, ये कौन सा है V2, ये कौन सा है V3, ये V4 V5 V6, बताओ ना कोई लेवल्स क्या करते हैं, ये सारे लेवल्स क्या करते हैं भाई, कन्वर्ज करते हैं। तो आपको पता है दो लेवल्स के बीच में गैप क्या और लगातार कम हो रहा है, ओके। और सिलेक्शन रूल्स क्या थे, अब आपने देखना भाई कि इसकी प्रिडिक्शन क्या है स्पेक्ट्रा की, और एक्चुअल स्पेक्ट्रम से मैच करता है कि ये नहीं करता है, ठीक है बात। तो आप ये बताओ भाई कि ये जो गैप है, कौन सा गैप, पहले तो इसके सिलेक्शन रूल्स क्या थे, अगर आप क्या +-1 +-2 +-3 याद रखियो, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे काम करते हुए डायटोमिक मॉलिक्यूल के सिलेक्शन रूल होते हैं डेल्टा V +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। लेकिन ये पाया भाई कि +-1 की क्या होती है ज़्यादा अलाउवेंस, इसकी कम अलाउवेंस, इसकी भी क्या होती है और भी कम अलाउवेंस, मतलब ये इक्वली अलाउड नहीं होते भाई, समझिए बात। अच्छा ये बात बताओ, अब V0 से V1 का गैप क्या होता है, आप क्या मान लो भाई, आप रफली क्या मान लो कि गैप कितना मान लो V0 V1 का 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। आप इस गैप को रफली क्या मान लो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब क्या है, अगर मैं भाई बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, V0 के मुकाबले V1 में पॉपुलेशन। तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, अगर आप क्या करते हो बताओ भाई, ये क्या है N1/N0 ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के मुकाबले फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल के अंदर
पॉपुलेशन। बताओ क्या है मेरे पास ये 1 बाई ई की पावर डेल्टा ई बाई के टी। तो अगर मैं डेल्टा ई क्या पुट करता हूँ बताओ, अगर मैं डेल्टा ई बताओ क्या पुट करता हूँ 1000 सेंटीमीटर इनवर्स के बना के जूल पुट कर दियो भाई, तो आपके पास पता क्या आएगा ये रेशियो तकरीबन 0.08, तो तकरीबन 0.008, यानी ग्राउंड स्टेट में क्या है 1000 पार्टिकल, तो ऊपर 0.008 ना, तो ऊपर वाली स्टेट में सिर्फ कितने बताओ भाई 8, यानी मोस्टली पॉपुलेशन कहाँ बैठी है बताओ भाई, यहाँ बैठी है। तो हालांकि डेल्टा भी +-1 +-2 +-3 सारे अलाउड हैं, लेकिन हम भाई ये सिलेक्शन रूल सिर्फ कहाँ लगाएंगे बताओ, डेल्टा भी 0 पे। तो एक तो यहाँ से आ गई हमारे पास, एक ये आ गई और एक कौन सी हमारे पास अलाउड भाई, ये आ गई, और एक ये भी होगी भाई, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तो कहाँ बैठेगी भाई, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन तो कहाँ बैठ जाएगी बताओ, V1 में होगी ना भाई। हाँ V2 में क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। यहाँ भी ये भी माइनर, ये भी क्या होगी बहुत माइनर ट्रांजिशन, ये भी क्या होगी बहुत वही माइनर इंटेंसिटी की। तो मेन तो कौन सी होंगी V0 से V1, V0 से V1, V0 से V2, V0 से V3। तो मैं आपको बताऊं V0 से V1 ट्रांजिशन को बताओ क्या बोलते हैं, फंडामेंटल बैंड। क्या बोलते हैं भाई, V1 से V0 से V1 आने वाली ट्रांजिशन को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल ट्रांजिशन। और आपको पता भाई ट्रांजिशन क्या होती है, ब्रॉड हो जाएगी ना भाई, ब्रॉड नहीं होगी इसकी, तो नंबर ऑफ पीक्स आएंगे भाई, नंबर ऑफ लाइन्स आएंगी क्लोजली स्पेस्ड, तो हमारे पास एक पीक बन जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। तो बताओ भाई, तो V0 से V1 का गैप क्या होगा हमारे पास फंडामेंटल, V0 से V1 क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा फर्स्ट ओवरटोन, और V0 से V3 सेकंड ओवरटोन, V0 से V4 क्या होगा थर्ड ओवरटोन। और आपको पता है भाई इंटेंसिटी ज़्यादा इसकी होती है, इसकी कम इसकी और कम, तो मोस्ट इंटेंस कौन से होनी चाहिए फंडामेंटल, उससे कम कौन से नीचे हमारे पास फर्स्ट ओवरटोन, और सबसे कम बताओ कौन से नीचे सेकंड ओवरटोन। पहले एक काम करो भाई, आप इनके वेव नंबर मालूम करो भाई, जैसे आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में अपने मालूम नहीं किया था कि वहाँ पर तो एक ही बैंड आएगा और कितने पे आएगा ओमेगा ई पे, भाई यहाँ पर आपने क्या प्रूव किया है कि यहाँ पर कई बैंड आएंगे, बताओ कौन कौन से, एक तो फंडामेंटल V0 से V1, V0 से V2, V0 से V3, तो फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, और साथ में भाई इसको बोलते हैं हॉट बैंड। बोलो भाई V1 से V2 वाले बैंड को हम क्या बोलते हो भाई हॉट बैंड। वाई भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो आपको पता है V1 में पॉपुलेशन क्या होती है बताओ भाई, बहुत कम होती है ना, तो आपको पता है कि V0 से V1 गैप क्या होगा, सॉरी पहले तो ये लेवल क्या डाइवर्जिंग है और कन्वर्जिंग है, तो इसके मुकाबले ये गैप क्या हो थोड़ा सा कम होएगा ना, यानी जितने पे आएगा थोड़ा सा ये क्या है उससे लेफ्ट भी आएगा, पहली बात। तो दूसरी बात तो यहाँ पर क्या भाई, क्योंकि यहाँ पर तो सारी पॉपुलेशन यहाँ बैठी V0 में, V1 में बहुत थोड़ी पॉपुलेशन बैठी होगी, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बैठी है कहाँ पर V1 में, वही क्या देती है आउट बैंड। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर रेज करूँ तो आप बताओ N1/N0 क्या होता है, N1/N0 क्या होता है 1/e की पावर, बोलो भाई डेल्टा ई बाई के टी, और डेल्टा ई तो कौन सा डेल्टा ई है V0 से V1 का, कौन सा डेल्टा ई भैया V0 से V1 का, तो ये क्या है पॉपुलेशन इन V1, ये क्या पॉपुलेशन इन V0। तो जब T बढ़ाओगे, जब आप T बढ़ाते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो KT बढ़ता है, और KT बढ़ता हुआ तो E की पावर क्या होती है घटेगी, भैया आपने T बढ़ाया तो KT बढ़ा, KT बढ़ा तो E की पावर घटी, और E की पावर घटी तो ये पूरा फैक्टर घटा, ये पूरा फैक्टर घटा तो N1 बढ़ा, यानी T बढ़ाने पर क्या होता है पॉपुलेशन बढ़ती नहीं क्या, तो हमको बताओ T बढ़ाने पर क्या होगा V1 में पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि भाई आप पार्टिकल्स को V0 से कहाँ प्रमोट कर रहे हो V1 में, तो अगर भाई V1 में पार्टिकल्स आ गए तो V1 से अराइज होने वाली ट्रांजिशन क्या हो जाएगी मोर इंटेंस। तो भाई V1 से अराइज होने वाली ट्रांजिशन क्या हो जानी चाहिए भाई मोर इंटेंस। तो हम क्या बोलेंगे भाई, तो भैया क्या होता है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर रेज करने पर जो ये V1 से V2 वाली ट्रांजिशन है ये एनर्जी इंटेंसिटी में बढ़ती है, इसकी इंटेंसिटी होती है भाई, इसकी इंटेंसिटी एनहेंस होती है ना, तो इसलिए क्या इसको भाई हॉट बैंड। बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन भाई अब आपने एक बात मालूम करनी है, एक तो आपने थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रम मालूम करना है, और फिर आपने देखना भाई ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम से मैच करता है कि नहीं करता।
तो पहले पे काम करो भाई, आप थ्योरेटिकली इन सभी ये 4 बैंड मेन है यहाँ पर, मेन तो 3 ही है। कौन कौन से मेन तो 3 है, कौन कौन से? फंडामेंटल, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। भाई थर्ड ऑर्डर आपको पता बहुत क्या हो जाएगी, कम इंटेंसिटी की। और कई क्या सोचते हैं कि ये इसलिए इंटेंसिटी कम होती होगी क्योंकि गैप बढ़ता है। भाई गैप बढ़ने से इंटेंसिटी कोई असर नहीं पड़ता, नहीं पता आपको? पहले पड़ी, अरे गैप हम बढ़ाएंगे वो तो हम इतने बराबर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर गैप बढ़ गया तो हम क्या एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे क्या? ये थोड़ी भाई कि हम कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी वाली भाई क्या बोलते हैं ट्रांजिशन करवा रहे हैं, नहीं है क्या आपको? तो इंटेंसिटी क्यों घटती है? फंडामेंटल की क्या होती है हाईएस्ट इंटेंसिटी, डेल्टा वी प्लस 1 क्या होती है? हाईएस्ट ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। डेल्टा वी प्लस 2 क्या होता है? थोड़ा कम ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। इनके अलाउड तो डेल्टा वी प्लस 2 भी है, प्लस 3 भी है, लेकिन प्लस 1 क्या होता है? मोस्ट अलाउड। बोलो भाई, प्लस 2 क्या है? लेस अलाउड। प्लस 3 क्या है? उससे कम अलाउड। प्लस 4 क्या होगा? और भी कम अलाउड। नहीं आएगा आपको? ठीक है, तो हमारे मेन हमारे पास कौन से हैं? फंडामेंटल, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। और साथ में क्या मेरे पास भाई ये हॉट बैंड की आपने पोजीशन निकालनी है। तो बताओ भाई, अगर आपने मैं आपसे पूछूं फंडामेंटल बैंड कहाँ आएगा, आप आएगा भाई थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा बनाओ भाई। क्या बनाओ? थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा। ये है भाई वेव नंबर, बढ़ता हुआ वेव नंबर। भाई साइड क्या बढ़ रहा है? वेव नंबर। तो आप बताओ भाई थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा बनाओ। तो थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा कैसा बनेगा? बताओ फंडामेंटल बैंड आप कैसे निकालोगे? अगर मैं V1 की एनर्जी में से V0 की एनर्जी माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगी? फंडामेंटल बैंड की एनर्जी है भाई, इजंट इट? तो बताओ हमारे पास EJ हमारे पास क्या होती है? सॉरी ई भी बताओ हमारे पास, ई भी बताओ क्या होगा? ई भी, या तो ई लिख के और बाहर लगाओ ऊपर भाई ताकि पता लग जाए जूल वाला नहीं, कौन सा है? सेंटीमीटर इनवर्स वाला। तो तुम क्या बोलेंगे? अरे बोलो भाई फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का? V प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस V प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स, ये होता है ना भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि फंडामेंटल बैंड की एनर्जी निकाल लो, यानी V0 से V1 की एनर्जी निकाल लो, तो भाई सिंपल सी बात है, आप किसी भी वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी मालूम कर सकते हो क्या? भाई क्या आप किसी भी वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी मालूम कर सकते हो क्या इस फॉर्मूले से? भाई तो पहले आप यहाँ पर V क्या पुट कर दो 1 और क्या निकाल लो V1 की एनर्जी, फिर आप यहाँ पर क्या पुट कर दो भाई, तो क्या आ जाएगी? V0 की एनर्जी। तो बताओ मेरे पास E1 क्या आएगा? मेरे पास E1 क्या आएगा? बस सिंपल सी बात है, V0 पुट किया तो सॉरी E0 क्या आएगा? E0 0 पॉइंट एनर्जी क्या? बताओ मेरे पास V0 की एनर्जी क्या आएगी? ओमेगा ई बाई टू माइनस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4। अब बताओ मेरे पास भाई फंडामेंटल बैंड के लिए मुझे क्या करना है? मुझे V1 की एनर्जी में से V0 की एनर्जी माइनस करनी है। तो अब आप क्या निकालो बताओ भाई? V1 की एनर्जी। तो यहाँ पर अब क्या पुट करो 1, तो 1 और आप क्या होता है 3/2 ओमेगा ई, क्या हो गया 3/2 ओमेगा ई माइनस क्या गया मेरे पास भाई 1 पुट किया यहाँ पर 3/2 9/4 ओमेगा ई एक्स ई। तो काम करो भाई, अब आप इसमें से माइनस करो, क्या भाई इसमें से आप ये माइनस करो तो 3/2 ओमेगा ई में से, तो बताओ मेरे पास भाई तो डेल्टा न्यू बार, इसको बोल दो 0 से 1, इसका मतलब क्या है भाई? अरे भाई E1 माइनस E0 कर दो भाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? फंडामेंटल बैंड की एनर्जी आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स में। बताओ तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 3/2 ओमेगा ई में से ओमेगा, अरे भाई 1.5 ओमेगा ई में से हाफ ओमेगा ई गया तो क्या आया? ओमेगा ई, इजंट इट? इसमें से तो ये गया, इसमें से क्या गया भाई? ये गया, तो क्या मेरे पास ओमेगा ई। अब बताओ भाई, अब इसमें से घटाओगे तो क्या है मेरे पास? 9/4 ओमेगा एक्स में से क्या गया हमारे पास? क्या? अरे भाई 9/4 ओमेगा में क्या 8 माइनस का है ना? अरे 9 ये, अरे भाई माइनस करने पर ही माइनस हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। तो 9/4 ओमेगा ई एक्स बाई 4, तो 8 ओमेगा ई, तुम क्या -8/4 ओमेगा ई एक्स ई। अब बोलो भाई, अब 4 से 8 काट दो तो क्या है हमारे पास? 2 ओमेगा ई एक्स ई आ गया ना भाई, 2 ओमेगा ई
तो भाई ये हमारे पास तो क्या है हमारे पास फंडामेंटल बैंड की एनर्जी। ध्यान रखो भाई V0 से V1 ट्रांजिशन, V0 से V1 ट्रांजिशन तो कहाँ ही थी, जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था तो V0 से V1 ट्रांजिशन वहाँ कितनी पे आई थी, ओमेगा ही पे। लेकिन आपने यहाँ पर देखो यहाँ पर ओमेगा थोड़ा सा क्या आएगी, कम पे आएगी भाई। अरे भैया नंबर बहुत, ये बड़ा नंबर है, ये नंबर भाई कम है आपको, यहाँ भी ओमेगा यहाँ भी, अरे भाई एक्स ही बहुत क्या है छोटा नंबर, तो इस ओवरऑल नंबर को कम कर देगा। बात आपको पहले पड़ी तकरीबन क्या हुआ ओमेगा ही पे, तो हम क्या बोलते हैं, तो जब उसको भाई तो याद रखियो एक्चुअल में जो बैंड आता है ना फंडामेंटल बैंड, वो ओमेगा ई पे नहीं आता, कहाँ आता है ओमेगा ई इंटू 2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई। नहीं आ गया आपको? तो आप एक काम करो भाई, इसमें से ओमेगा कॉमन निकालो, इसकी और भी क्या हो जाए सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो बताओ मेरे पास क्या आ गया, तो फंडामेंटल बैंड तो मेरे पास कौन सा आ गया, तो V0 से 1 क्या आ गया हमारे पास ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2XE। तो बताओ हमारे पास क्या देता ये, क्या मेरे पास ये फंडामेंटल बैंड की एनर्जी क्या जाएगी मेरे पास ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2XE। तो बताओ भाई, तो यानी ये और भाई तो यहाँ से यहाँ पर ये कितना कितना गैप है, ये ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2XE। बोलो भाई, अब मैं ये मानूँ इसके अंदर बहुत सारे क्या है रोटेशनल, यहाँ पर क्या बहुत सारे भाई, और मान लो डॉपलर ब्रॉडनिंग, कोल्सन ब्रॉडनिंग और हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग। तो हमको एक पीक कहाँ मिलनी चाहिए बताओ भाई, तो हमको एक पीक कहाँ मिलनी चाहिए बताओ भाई, बोलो कहाँ पर ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2XE हमको एक पीक मिलनी चाहिए ना, एक ऊंची पीक, नहीं है क्या आपको? अब तो सिमिलरली भाई अब आप यहाँ पर क्या पुट करके V की वैल्यू एक बारी 1 और एक सॉरी एक बारी 0 और एक बारी 2, भाई आपने एक बार इसमें 0 पुट किया और 1 पुट किया, डिफरेंस क्या तो क्या आ गया फंडामेंटल बैंड। अब फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से कहाँ होती है, फर्स्ट ओवरटोन कहाँ से कहाँ होती है V0 से V2। तो एक बार यहाँ पर क्या पुट कर दे 0, एक बार आप यहाँ पर क्या पुट कर दे 2, फिर से भाई आप गैप निकाल लोगे, तो ये पता क्या है हमारे पास 2 ओमेगा इंटू 1 माइनस 3XE क्या आएगा, बोलो भाई। तो एक बताओ कहाँ पड़ेगी हमारे पास 2 ओमेगा ई इंटू 3XE, बोलो भाई 2 ओमेगा इंटू 1 माइनस 3XE पे ये आ जाएगा भाई, नहीं आएगा आपको? और बताओ भाई, और मैं ये कहूँ अब बताओ, ये बताओ मेरे पास कब आएगा, और सेकंड और भाई सेकंड ओवरटोन तो यो एक बार आप यहाँ पर क्या पुट करो 3, एक बार क्या निकालो E3, एक बार क्या निकालो E0। E0 आपको पता होता ही क्या है ओमेगा ई एक्सी बाई सॉरी ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा एक्सी बाई 4। तो E0 आपको पता है भाई, E3 और निकाल लो और माइनस कर दो, वो क्या आपका बताओ भाई। तो आपको एक पैटर्न देखने मिलेगा क्या, तो 3 ओमेगा ई, अभी क्या है मेरे पास ये, अरे ये क्या लिख दिया मैंने, ये क्या था ओमेगा इंटू 2XE। तो अगली ओवरटोन कौन सी आएगी हमारे पास, फर्स्ट ओवरटोन 2 ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 3XE, ठीक है। और तो क्या है हमारे पास, और ये इंटेंसिटी और कम भाई, ये आएगा 3 ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4XE। तो भाई कोई आपसे पूछ ले एग्जाम के अंदर कि बताओ भाई ये क्या है फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन, तो थर्ड ओवरटोन कितनी पेगी, तो थर्ड ओवरटोन कितनी पेगी 4 ओमेगा इंटू 1 माइनस 5XE, इजंट इट? आसान है कि मुश्किल भैया, और इंटेंस लगातार कम चाहिए। तो ये हमारा क्या है थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा, इजंट इट? अब आप बताओ भाई इसमें एक तो रह गया, बताओ कौन सा, हॉट बैंड, इजंट इट? अब बताओ भाई हॉट बैंड की आप भाई एक तो दो इंटेंसिटी और तो इसकी पोजीशन, भाई हमको पता है इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हुई, क्यों? क्योंकि ये V1 से शुरू हुआ है भाई, हॉट बैंड की इंटेंसिटी काफ़ी कम होएगी क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुआ है, V1 से शुरू हुआ भाई, इजंट इट? तो तुम क्या बोलेंगे, अरे बोलो भाई इनकी इंटेंसिटी तो बताओ क्या होगी, कम होएगी। इसकी पोजीशन कैसे निकालोगे, एक बार आप यहाँ पर क्या पुट कर दो 1, एक बार यहाँ पर आप क्या पुट कर दो 2 पुट कर दो भाई, तो आप E2 में से E1 निकाल सकते क्या? तो ये पता क्या आएगा, ये आएगा ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4XE, क्या आएगा? तो हॉट बैंड कितने पेगा ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4XE। तो बताओ भाई ये तो कितने पे आया, तो ओमेगा ई इंटू 4 ओमेगा ई XE। तो भाई ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4XE में क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा ई माइनस
4 ओमेगा ई एक्सी, और ये बताओ मेरे पास क्या था, फंडामेंटल कौन था, 2 ओमेगा ई एक्सी। तो ये लेफ्ट में क्यों है बताइए भाई, तो ये ज़्यादा नंबर है कि ये ज़्यादा नंबर, बताओ अंजलि बताओ बेटा, फंडामेंटल ज़्यादा है। देखो यहाँ पर तो ओमेगा में से क्या माइनस हो रहा है, 2 ओमेगा ई एक्सी, और यहाँ पर क्या भाई 4 ओमेगा एक्सी। ऐसा क्यों है बताइए भाई, हॉट बैंड फंडामेंटल बैंड से लोअर वेव नंबर पे क्यों आता है, वाई 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 भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि लेवल्स क्या करते हैं, कन्वर्ज। तो जो गैप भाई V0 से V1 का होगा, V1 से V2 का गैप उससे कम ही तो होगा भाई, इजंट इट। बताओ पी कहाँ पर आई हमारे पास, फिर लेफ्ट में, नहीं समझे तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक छोटी सी पी कहाँ होनी चाहिए बताओ भाई, थोड़ा सा लेफ्ट में, ये कौन सा है हमारे पास, हॉट बैंड। तो ये हमारा क्या भाई, थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा। अरे भाई ये हमारा बताओ क्या भाई, थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड स्पेक्ट्रा, इजंट इट। लेकिन जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है वो बताओ क्या है, अरे बोलो भाई, आप ये बताओ, जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम है वो बताओ हमारे पास क्या आया, बोलो भाई, एक्चुअल स्पेक्ट्रम क्या आएगा। मैं आपको बताऊं भाई, एक्चुअल स्पेक्ट्रम में ओमेगा ई इंटू 1/x पे कोई पीक ना आए, कोई पीक नहीं आए, इसकी वजह पे तो क्या आएगा हमारे पास, लाइंस का एक, अरे सेट ऐसे ही, अरे भाई इस टाइप से, अरे भाई यहाँ पर ये बैंड नहीं है, इनमें लाइंस है, नहीं है आपको भाई, आपको एक सेट यहाँ मिला, एक से यहाँ भी क्या मिला हमको, एक बैंड सेंटर। तो एक्चुअल स्पेक्ट्रम क्या है, ये तो मैंने पढ़ाया था भाई, और यहाँ में तो क्या मिलता हमको एक। तो हमने एक बात देखी कि भाई एक्चुअल में जो ये कह रहा था ना कि भाई कहाँ कहाँ पीक आनी चाहिए, ओमेगा ई इंटू 1/2x पे, और 2 ओमेगा इंटू 1/3x पे, और 3 ओमेगा इंटू 1/4x पे। एक्चुअली यहाँ पर भाई यहाँ पर पीक्स नहीं आई, यहाँ पर क्या है, बैंड सेंटर्स, यहाँ पर क्या है, बैंड सेंटर्स। यानी भाई कुछ बात जो हमने भाई अभी हमने कंसिडर नहीं की है, लेकिन एक बात तो मालूम पड़ गई भाई कि जहाँ पर एक्चुअल स्पेक्ट्रम में क्या आते हैं, बैंड सेंटर, जहाँ पर एक्चुअल स्पेक्ट्रम क्या आते हैं, बैंड सेंटर, वहाँ पर हम क्या, वहाँ पर हम भाई क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट पीक्स। अरे बोलो भाई, तुम ही नहीं मान सकते भाई, क्योंकि वो अरे भाई उस पूरे बैंड का जो सेंटर है उसको हम क्या मानेंगे, फंडामेंटल बैंड का सेंटर, क्या फर्स्ट ऑर्डर बैंड का सेंटर भाई। तो आपने पोजीशन तो मालूम कर ली आपने भैया एटलीस्ट, हालांकि उनके नेचर के अलग अलग भाई, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, पीक यहाँ पर आएंगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर क्या है, बैंड सेंटर है। तो आपने एक तरह से क्या, आपने क्या कर ली, प्रिडिक्ट बैंड सेंटर्स की पोजीशन, नहीं है क्या आपको। तो अब आपने देखना भाई इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ IR स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। सब आप देखोगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के IR स्पेक्ट्रा के क्या क्या फायदे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के IR स्पेक्ट्रा के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है, सबसे पहला फायदा ये है कि आप इससे इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट मालूम कर सकते हो भाई। बताओ पहला एप्लीकेशन क्या, बताओ भाई, बोलो भाई, कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा ई एज वेल एज एक्सी। ठीक है बात, आपको कैसे कैसे भाई, आपने बात देखी कि अगर आप डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या मानते हो, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इजंट इट। तो आपने भाई, आपने पीक पोजीशंस बताओ कहाँ की है, प्रिडिक्ट ओमेगा ई इंटू 1/2x, 2 ओमेगा इंटू 1/3x। तो आपको फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन, उनकी आपको पोजीशंस नहीं मालूम, क्या मालूम है ना भाई। तो आप एक काम करो भाई, आप एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से आप क्या करो भाई, हालांकि एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा वहाँ पर क्या बैंड सेंटर है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से क्या नोट कर लो, बताओ फंडामेंटल बैंड, क्या फंडामेंटल बैंड की पोजीशन। तो मान लिया मैं ये कहूँ, मान लिया हमने भाई, मान लिया हमने IR स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया, क्या भाई, अरे मान लिया हमने क्या रिकॉर्ड किया, मैं मान लिया हमने क्या रिकॉर्ड किया, बताओ आप एक बार स्पेक्ट्रम देखो, HCl किसका, HCl का किसका, HCl का। तो HCl के स्पेक्ट्रम पता क्या होगा, बोलो भाई,
एक तो बैंड सेंटर यहाँ मिलेगा और एक बैंड सेंटर यहाँ मिलेगा, फंडामेंटल और फर्स्ट ऑर्डर टोन। तो ये फंडामेंटल बैंड की एक्सपेरिमेंटल पोजीशन क्या है 2886, और ये बताओ कितने पे है 5668 पे। कितने भाई 5668 पे। और मैं आपको बताऊं भाई एक और बैंड भी है ना थर्ड ओवरटोन, सॉरी सेकंड ओवरटोन, वो आएगी 8347 पे। तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है भाई, आपके दिमाग में ये भी आ सकता है भाई कि आई आर की रेंज तो क्या होती है 4000 तक। क्या होती है, क्या होती है भाई आई आर की रेंज क्या होती है 4000 तक। भाई ध्यान रखो जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ना उससे आगे भाई क्या शुरू हो जाता है आपका तकरीबन, बोलो भाई विजिबल। अरे भाई क्या बोलते हैं उसको फिर भाई यू विजिबल क्या हो जाएगा शुरू हो जाएगा, इजंट इट। लेकिन तो मैं आपको बताऊं भाई कि क्योंकि जो सिर्फ फंडामेंटल बैंड होता है ना वो हम ये नहीं बोलते कि सारे कंपाउंड कहाँ तक एब्जॉर्ब करते हैं 4000 तक, 400 से लेके, तो वो सिर्फ क्या होते हैं उनके फंडामेंटल। उनकी ओवरटोन बैंड भाई कहाँ पहुँच सकती हैं आई आर छोड़ो तो कहाँ पहुँच सकती हैं विजिबल रेंज में आसानी से पहुँच सकती हैं भाई। बात आपको पहले पड़ रही है। तो जो बात बोलते हैं कि भाई आई आर रेंज में कि सारे के सारे कंपाउंड्स सारी वाइब्रेशन कहाँ एब्जॉर्ब करती हैं आई आर में, तो वो सिर्फ किसकी बात होती है तो भाई फंडामेंटल की। हाँ कईयों की भाई फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन भी कहाँ एब्जॉर्ब कर जाती हैं, लेकिन भाई कई बार क्या होता है कि जो ओवरटोन बैंड हो कहाँ पहुँच जाते हैं इवन विजिबल में पहुँच जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना बात। तो आप बताओ भाई, तो बताओ इसके आई आर स्पेक्ट्रम रखोगे 5000 तो आई आर में नहीं है, अरे क्या फर्क पड़ता है, हमने स्पेक्ट्रम तो ले लिया, हमने रेडिएशन स्वीप कर दी। बताओ तो एक बताओ बैंड कहाँ पर 2886 पे 5668 पे। तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, मान लिया जब आपने HCl का आपने क्या रिकॉर्ड किया स्पेक्ट्रा, तो HCl का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करने पर आपको भाई ऐसे दो बैंड मिले, तो भाई आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर पी का नीचे थी ना और यहाँ पर भी क्या थी पी का थी ना भाई, फर्स्ट ओवरटोन और फंडामेंटल बैंड ये फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन। भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर बैंड सेंटर तो है, इनको नोट कर लो, ठीक है बात। तो आप यहाँ से भाई दोनों वैल्यू निकालो भाई, यहाँ से आप इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो और साथ में एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट भी निकाल लो। व्हाट शुड वी डू, तो आप बताओ भाई ये क्या है फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। अरे बोलो भाई फंडामेंटल बैंड की आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फर्स्ट ओवरटोन क्या आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होंगी आपके मॉडल के अकॉर्डिंग, आपको हो गया ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 2 एक्सी पी क्या आएगा हमारे पास फंडामेंटल, और 2 ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 3 एक्सी पी हमारे पास क्या है बताओ फर्स्ट ओवरटोन, इजंट इट। तो काम करो भाई आप थ्योरेटिकल वैल्यू को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर पुट कर दो भाई, फंडामेंटल बैंड की थ्योरेटिकल वैल्यू फंडामेंटल बैंड की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बोलेंगे 2886, फर्स्ट ओवरटोन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं थ्योरेटिकल वैल्यू, बोलो फर्स्ट ओवरटोन की बोलो भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ओके। अब भैया बताओ भाई समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, बोलो भाई समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर तो क्या हो जाएगा ओमेगा से क्या हो जाएगा ओमेगा कैंसिल, इसको इससे भाग कर दो भाई, तो आपके पास सिर्फ को फिर क्या करो आर पर मल्टीप्लाई भाई ओमेगा ई से ओमेगा कैंसिल, यहाँ किसका रेशो आएगा 2886 को 5668 से भाग कर दिया, तो यहाँ तो सिर्फ बचा क्या हुआ है एक्सी के आर पर क्या करो मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड क्या होंगी बिना एक्सी वाली टर्म और एक्सी वाली टर्म होंगी, इजंट इट। अब एक्सी वाली टर्म एक साइड ले जाओ एक्सी कॉमन निकाल लो, बोलो भाई, और एक्सी के अलावा हर चीज़ क्या करो दूसरी साइड, आपके पास बताओ यहाँ पर क्या जाएगा एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार आपके पास भाई एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, उसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में उसका मान रखने पर आपके पास बताओ क्या जाएगी ओमेगा की वैल्यू, इजंट इट। अरे बोलो भाई अच्छा, और बताओ इसके क्या बेनिफिट है, तो आप बताओ भाई, तो क्या आप फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन आपने सिंपली क्या करना है, आपने किसी के आई आर स्पेक्ट्रा से किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के आई आर स्पेक्ट्रा से आपने सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन का वेव नंबर। अरे बोलो भाई उन वेव नंबर्स को पुट कर लियो फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन की थ्योरेटिकल वैल्यूज के बराबर, दोनों समीकरण भाग करो क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा ई और सॉरी एक्सी, और एक बार एक्सी आ गया किसी इक्वेशन पुट कर दो क्या आ जाएगा आपके पास। अरे जब 10th क्लास में
एक्स और वाई की वैल्यू निकाला करते हैं। यहाँ पर क्या करना भाई, क्या बोलते हैं, घटाना नहीं, यहाँ पर क्या करना तो भाई आपस में भाग करना जस्ट, नहीं है क्या आपको? ठीक है। अच्छा तो अब ओमेगा ई एक्स आ गया, तो अगली बताओ इसकी एप्लीकेशन क्या है? कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जीज ऑफ डिफरेंट वाइब्रेशनल स्टेट्स। कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट वाइब्रेशन एनर्जीज। क्या बोलो भाई, क्यों आपको एनर्जी लेवल सी रहे हमारे पास भाई, आपको ये लेवल ही नहीं पता कि कितने जूल है, क्योंकि आपको ओमेगा एक्स ही मालूम नहीं भाई, नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो आप क्या करोगे? लेकिन जब आपको एक बार क्या मालूम पड़ जाएगा, ओमेगा ई और एक्स ई, तो जीरो आप सारी एनर्जीज निकाल सकते हो इंक्लूडिंग जीरो पॉइंट एनर्जी जूल में। कमाल की बात क्या भाई, आप किसी की जीरो पॉइंट एनर्जी जूल पर मोल निकाल सकते हो। आपको वैसे कैसे भाई, आप किसी की जीरो पॉइंट एनर्जी जूल पर मोल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो बताओ भाई? तो बहुत सिंपल है, आप V की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करो, जीरो। बताओ क्या है मेरे पास जीरो, क्या है भाई? ओमेगा ई बाई टू माइनस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4 आ जाएगा ना। अब आपको ओमेगा ई पता और आपको भाई एक्स ई पता है, तो आपके पास V0 की एनर्जी बताओ किसमें आएगी आपके पास? सेंटीमीटर इनवर्स में। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी? जूल में। तो आपको पता लग गया कि HCl के एक मॉलिक्यूल की जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है। नहीं पता आपको पहले पड़ी में? अरे भाई बोलते नहीं क्या थर्मो में, ओ भाई अगर आप इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1 मोल ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स की जीरो पॉइंट एनर्जी। आसान है मुश्किल भाई? और सिर्फ भाई आप सिर्फ जीरो पॉइंट एनर्जी नहीं, सिमिलरली आप बताओ भाई, क्या आपको V तो आपने पुट करना है, V तो भाई आपने पुट करना होगा, तो आप बताओ ओमेगा आपको पता है, एक्स आपको पता है, नहीं समझे बात? तो आप किसी भी लेवल में क्या निकाल सकते हो, वाइब्रेशन एनर्जी की वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में। नहीं आपको आया क्या? आप किसी भी वाइब्रेशन लेवल में एनर्जी निकाल सकते हो भाई सेंटीमीटर इनवर्स में, और फिर भाई जूल में, इजंट इट? और आप भाई जीरो पॉइंट एनर्जी निकाल सकते हो किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, फिर भाई जूल में। एक मॉलिक्यूल की उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके निकालोगे। अरे भाई ये नहीं बोलते हैं कि HF मॉलिक्यूल की जीरो पॉइंट एनर्जी इतने किलो जूल पर मोल है? शिवम मालूम पड़ा आप कैसे मालूम कर सकते हो भाई कितने किलो जूल पर मोल? स्पेक्ट्रा से आपको उसको आप इजीली मालूम कर सकते हो। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, और बताओ आप यहाँ पर भाई क्या मालूम कर सकते हो? ये तो इंफॉर्मेशन है भाई। अच्छा ओमेगा ई एक्स आपके पास आ गया ना? अरे भाई ओमेगा ई एक्स ई आपके पास रखा है ना? किसने रखा भाई? अच्छा तो अभी आपने क्या पढ़ा था भाई कि आप इससे क्या कर सकते हो, ओमेगा ई एज वेल एज एक्स ई। अच्छा और बताओ भाई, और इसके बताओ भाई क्या फायदे हैं? और भाई कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। क्या भाई फोर्स आपको कैसे भाई, अभी आपने ओमेगा निकाल लिया ना भाई, आपको ओमेगा ई एक्स निकालना है ना स्पेक्ट्रा से। अगर आपने ओमेगा ई निकाल लिया तो आप फोर्स कांस्टेंट निकाल सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि के क्या होता है, सॉरी ओमेगा ई क्या होती है हमको पता है, 1/2 पाई सी रूट के बाई म्यू होता होगा। तो बताओ मेरे पास के क्या आया, तो 2 पाई सी साइड फेंक दो, क्या है मेरे पास? ओमेगा ई 2 पाई सी बोलो इज इक्वल टू और इंटू रूट म्यू। क्या है मेरे पास? रूट क्या आ गया, तो मेरे पास के क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। नहीं आएगा आपको भाई? अब बताओ आपको भाई, अब आपने एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से, आपने एक्सपेरिमेंटल IR स्पेक्ट्रा से ओमेगा ई निकाल लिया ना। ओमेगा ई आपको पता है मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास आपको पता है, सी आपको पता है, पाई आपको पता है, 4 आपको पता है। क्या मालूम पड़ गया आपको भाई? फोर्स कांस्टेंट। और मैंने आपको पढ़ाया था भाई, अगर आप फोर्स कांस्टेंट के ऊपर कमेंट कर पा रहे हो तो आप बॉन्ड की मजबूती के ऊपर कमेंट कर पा रहे हो। बात आपको पहले पड़ रही भाई? देखो भाई आपने ये बिना प्रैक्टिकल्स के आपको क्या मालूम हो रहे भाई, प्रैक्टिकल्स इजंट इट? अगर भाई कोई प्रैक्टिकल ये कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट रखा आपके लैब में और ये बोले भाई इसके ऊपर IR स्पेक्ट्रा कोड करके और इसका भाई आप इस मॉलिक्यूल का क्या बताओ फोर्स कांस्टेंट, अगर ना आपको भाई आपके पास भाई आपने क्या करना है, वो सैंपल लोड करना है और वहां से एक पर्चा आएगा भाई, उस पर बताओ क्या लिखा होगा? क्या भाई
अरे पीक्स पोजीशन, फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ऑर्टोन वो नोट किए, उनसे क्या निकाल लिया, ओमेगा ई और एक्सी। फिर ओमेगा से हमने तो फिर ओमेगा ई एक्सी से हम क्या निकाल सकते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी और बहुत सारी प्रॉपर्टी, प्लस हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट। ओके, और आप बताओ इससे भाई क्या मालूम कर सकते हो, इसके और भी फायदे हैं, और आप इससे मालूम कर सकते हो भाई मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी। आपको ऐसे कैसे भाई, आप ये बताओ, अगर मैं क्लासिकल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और क्वांटम एन हार्मोनिक ऑसिलेटर को बोलो भाई कंपेयर करूं, तो हमारे पास क्या था, ये तो किसका एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, क्लासिकल एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और क्वांटम में क्या होता भाई, ये होगा ना हमारे पास, ये गैप बताओ क्या लगातार कम हो रहे हैं, तो हमको पता है भाई इस लेवल में ये क्या हमारे पास हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, इजंट इट भाई, ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। वेरी गुड, तो इसको मैं क्या बोलूँ, तो ये मेरे पास क्या है V0, ये मेरे पास क्या है Vmax, ये क्या भाई Vmax। तो अगर मैं भाई इस फॉर्मूले में मैं क्या पुट करता हूँ 0, अगर मैं क्या पुट करता हूँ V0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी ना भाई, ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल के लिए क्वांटम नंबर क्या होगा, 0 होगा। तो आपने यहाँ पर 0 पुट किया, तो आपके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, 0 पॉइंट एनर्जी। और अगर आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, हाईएस्ट वाइब्रेशन एनर्जी लेवल, तो आपके पास बताओ क्या आ जाएगी भाई, मैक्सिमम वाइब्रेशनल लेवल, या भाई मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, इजंट इट। लेकिन आपको क्या पता भाई कि कन्वर्ज होते होते ये ऊपर कौन सा ऑर्बिटल है, सॉल्यूट गए हुए ऊपर कौन सा लेवल है, हमें क्या पता, ये भी मुझे पता भाई V0 पक्का क्या है 0, V0 कौन सा लेवल है, अरे भाई V बराबर 0, लेकिन हमें क्या पता Vmax कौन सा है, 17वां है, 18वां है, 25वां है, 50वां है, 56वां है, क्या है ये, इजंट इट। तो आप ये मालूम कर सकते हो कि यहाँ पर हाईएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कौन सा पॉसिबल है, यहाँ पर भाई हाईएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कौन सा भाई, हालांकि अरे थ्योरेटिकली तो कहाँ तक पहुँच फाइनाइट तक, बात आपको पहले पड़ रही भाई, लेकिन आपने देखना है कि किस वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में जाने के बाद मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, डिसोशिएट। समझ की बात, ये हम कैसे मालूम करें, तो भाई देखो, हालांकि आपको पता है कैलकुलस कहाँ लगता है हमेशा, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स पे। कैलकुलस कहाँ लगता है, अरे भाई डिफरेंशिएशन है या इंटीग्रेशन आपको उसे कहाँ लगाते हो, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे। अब भी यहाँ पर है क्या, डिसकॉन्टिन्यूस, लेकिन ऊपर जाके यहाँ पर तो लेवल्स आपको पता भाई इतने ज़्यादा हौच-पौच हो जाते हैं भाई, मर्ज हो जाते हैं एक तरह से कि हम क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट क्या रखे बताओ ये कॉन्टिन्यूस। अरे भाई बहुत हाई लेवल पे जाके तो लेवल्स आपस में ऑलमोस्ट क्या रखे हैं, मर्ज नहीं रखे क्या, ऑलमोस्ट क्या रखे हैं, कॉन्टिन्यूस। तो आप एक काम करो, इसके ऊपर आप क्या लगाओ, तो आप बताओ भाई, अगर मुझे पता करना है कि किस वाइब्रेशनल लेवल में मैक्सिमम एनर्जी है, तो बताओ हम क्या करें भाई, आपने वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर निकालना है जिसमें क्या हमारे पास है मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0। भाई किसी फंक्शन में मुझे पता करना है किस लेवल में क्या है मैक्सिमम एनर्जी, तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैंने पढ़ा रखा भाई, डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 0 पुट कर दो भाई, ये तो क्या होता तरीका। तो अगर मुझे पता करना है कि किस वाइब्रेशनल लेवल में मैक्सिमम क्या है एनर्जी, तो मैं क्या करूँ, तो भाई मैं एनर्जी क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। भाई अगर मुझे पता करना है कि किस वाइब्रेशनल लेवल में मैक्सिमम क्या है वाइब्रेशन एनर्जी, तो आप क्या करो, तो भाई डिफरेंशिएट e विद रिस्पेक्ट टू v एंड पुट इक्वल टू 0। नहीं है आपको, तो आप बताओ, पहले बताओ इसको, नहीं इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थोड़ा आप इसको सिंपलीफाई कर लो। तो बताओ मेरे पास ई बार वी क्या आ जाएगा, मेरे पास ई बार वी क्या आ जाएगा, बताओ ओमेगा ई इंटू वी प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा ई बाई 2, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा, ये क्या ऊपर ऊपर क्या भाई वी स्क्वेयर प्लस 1/4, अरे ये क्या होगा हमारे पास, ये क्या होगा वी स्क्वेयर बाई 1/4 प्लस 2 v 1/2, ये v रह गया, नहीं है क्या आपको। तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, माइनस, अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके भाई इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ओमेगा ई
XC से। तो यहाँ बातों में रखा जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा ई XC V स्क्वेयर माइनस ओमेगा ई XC बाई 4 और माइनस क्या आ जाएगा ओमेगा ई XC V, क्या ओमेगा ई XC V आ जाएगा। अरे बोलो भाई, आ गया नहीं आपको, ये आ गया ना भाई? सिंपल तो बिल्कुल, ये सिंपल नहीं क्या, आ गया मेरे पास ओमेगा ई XC V। अब आप मुझे बताओ भाई, तो ये मेरे पास क्या एनर्जी का फॉर्मूला है। अब मुझे ये पता करना है, बोलो भाई मुझे क्या पता करना है कि किस वाइब्रेशनल लेवल में क्या है, कि वी मैक्स कौन सा होगा, वी मैक्स कौन सा क्वांटम नंबर होएगा जिसके अकॉर्डिंग क्या है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी। तो आप क्या करो भाई, डिफरेंशिएट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, तो क्या बोलो भाई, तो डी ई बाई डी वी इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो पहले डी ई बाई डी वी निकालो, बताओ क्या आएगा, नहीं आप बताओ। वो मैं वी यहाँ पर कह रहे भाई, वी यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई तो कौन है ई, और एक्स कौन है यहाँ पर, अरे डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स करके इक्वल टू 0 पुट नहीं करते क्या, तो क्या सेम बात यहाँ पर नहीं रहेगी। तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, तो डी ई बाई डी वी मेरे पास क्या आना चाहिए, तो क्या आएगा मेरे पास ओमेगा ई प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर भी तो है ही नहीं, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब बताओ ओमेगा ई एक्स वी स्क्वायर क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 ओमेगा ई एक्स वी, तो क्या आ गया माइनस 2 ओमेगा ई एक्स वी आ गया। अब बताओ भाई, ये फिर से क्या ओमेगा ई एक्स बाई 4 कॉन्स्टेंट भाई, वी नहीं है यहाँ पर, 0 आ गया। अब बताओ माइनस ओमेगा ई एक्स वी क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा ई एक्स, ये आ गया मेरे पास भाई, इजंट इट। अब भाई डिफरेंशिएट तो कर लिया, अब इसे आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है। बताओ क्या करो आप, तो ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स वी माइनस ओमेगा ई एक्स इज इक्वल टू 0। इस सारे में कॉमन क्या भाई, सारे में ओमेगा कॉमन नहीं क्या, कॉमन निकालो ओमेगा ई, तो अंदर क्या रह गया ओमेगा कॉमन है, अंदर क्या रह गया 1 माइनस 2 एक्स वी और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, नहीं है क्या। अब ओमेगा ई तो वहां तक क्या हो जाएगा खत्म, बचा क्या मेरे पास 1 माइनस 2 एक्स वी माइनस एक्स। बोलो भाई ओमेगा ई तो वहां तक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मेरे पास क्या है 1 माइनस 2 एक्स वी माइनस एक्स क्या है, इसका मतलब हमें बताओ क्या करना पड़ेगा हमको भाई 1 माइनस, अब इसमें आप क्या करो, आप एक काम करो भाई, इस माइनस 1 का वो साइड फेंक दो, इस माइनस 1 का क्या करो भाई उस साइड फेंक दो। तो ये बताओ वहां जाके बताओ क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही तो आएगा हमारे पास ये, ठीक है ना मेरे पास ये। अरे बोलो भाई, तो आप इस माइनस 1 को साइड तो क्या हो जाएगा वहां जाके -1 हो गया। अब माइनस कॉमन निकाल के इसको काट दो, क्या हो गया हमारे पास ये 1 आ गया। अब बताओ भाई आपने निकालना क्या, बताओ वी निकालना है। अब पहले एक्स ई को साइड फेंक दो, बताओ क्या जाएगा हमारे पास ये 1 माइनस एक्स ई, और ये क्या है 2 एक्स वी, तो वी क्या आ गया नहीं आ गया आपको भाई। तो बताओ मेरे पास भाई क्या है, मेरे पास वी मैक्स क्या है, वी मैक्स 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स। तो हमको पता भाई हाईएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर कौन सा होता है, हमको ये मालूम है, इजंट इट। तो हमको मालूम है कि हाईएस्ट, कोई भी क्लास से बाहर बंद कर दिया करो। तो बताओ भाई हाईएस्ट वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बताओ हमारे पास कौन सा आएगा, वी मैक्स आएगा ना। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 एक्स। अब आप बताओ भाई क्या आपको एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट आपने निकाला था क्या, आपने फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन, आपने फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यूज आपने क्या की थी, आपने फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यूज आपने क्या की थी भाई, इक्वल पुट नहीं दिखाएगा आपस में भाई, सॉरी फंडामेंटल बैंड और फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आपने थ्योरेटिकल वैल्यूज के
इक्वल पुट की थी ना, और वहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था, ओमेगा ई एंड एक्स सी आया था ना भाई। तो एक्स मुझे मालूम ऑलरेडी भाई, तो एक्स सी यहाँ पुट करते ही मेरे पास क्या जाएगा, वी मैक्स। अब भाई क्योंकि हमको पता है वी होता क्या है, क्वांटाइज्ड वेरिएबल, लेकिन हमने उसको ट्रीट कैसे किया है, वी होता क्या है, क्वांटाइज्ड वेरिएबल, लेकिन ड्यूरिंग कैलकुलस, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन आपने उसको ट्रीट कैसे किया है, लाइक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो ये वी मैक्स भाई ऐसा आ जाएगा, ये वी मैक्स भाई कैसा आएगा, तकरीबन 99.9999% चांस के ये फ्रैक्शनल आएगा। मान ले वी मैक्स क्या है, वी मैक्स आएगा मान लिया आपको भाई 25.8 आ गया, कितना आ गया आपको हो गए 25.8, तो भी होता ही नहीं भाई, वास्तव में क्या है हमारे पास ये 26, क्या है ये 26 नहीं है आपको, 24.1 है तो क्या है ये 24 है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि आपने भाई आपने वी होता तो क्या है क्वांटाइज्ड वेरिएबल, लेकिन आपने उसे ट्रीट कैसे किया है, लाइक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। तो आपके पास जो नंबर है वो कैसा आएगा बताओ, कैसा आएगा भाई, फ्रैक्शनल आएगा, इजंट इट। तो आपने बताओ, सिंपली बताओ क्या करना आपने, अरे बोलो भाई, ये देखो उसके आसपास क्वांटाइज्ड नंबर कौन सा पड़ता है, वही वैल्यू आ गया हमारे पास, नहीं है क्या। तो ऐसे बताओ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इस तरीके से बताओ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी मैक्स आ गया आपको, मिटा दे इसको, तो आपको वी मैक्स भी आ गया भाई। ये नोट कर लो क्या है मेरे पास, ये लिखो इसको, 1 माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स बाई 2x आ गया नहीं हमारे पास ये, ठीक है ओके। और बताओ भाई, और भी इससे भाई, और इससे आप क्या निकाल सकते हो, और इससे भाई हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिसोशिएशन एनर्जी, क्या, अच्छा ई जी वी मैक्स आ गया, अच्छा एक बार आपके पास वी मैक्स आ गया, तो आप वी मैक्स कहाँ पुट कर दो भाई, जैसे आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो क्या है आपके पास ई 0, वी मैक्स पुट किया तो क्या जाएगी मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है बात। और मैं आपको बताऊँ भाई, और आप क्या निकाल सकते हो, डिसोशिएशन एनर्जी ईडी, क्या क्या भाई, क्या होती है ईडी, हाँ अरे भाई ईडी क्या संबंध आ गया बताओ ना ये, अरे पॉलिटिशियन भाई इसको नहीं पता आपको, ओके। तो दो भाई, तो दो जो ईडी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है डिसोशिएशन एनर्जी, तो डिसोशिएशन एनर्जी आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हो, बोलो भाई, तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल को यहाँ पहुँचाते हो क्या हो जाएगा डिसोशिएट, भाई मॉलिक्यूल को यहाँ पहुँचाते क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल डिसोशिएट। तो आपने क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल जहाँ है, मॉलिक्यूल है कहाँ V0 में, तो उसके पास ऑलरेडी कौन सी एनर्जी है E0, तो डिसोसिएशन के लिए आपको भाई उसको यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचाना, आप उसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना, आपको ये गैप चाहिएगा ना, तो ये क्या होती है E मैक्स, ये क्या होती है E0, तो यही आपको रिक्वायर्ड होगी। तुम क्या बोलेंगे, व्हाट इज ED, तुम क्या बोलेंगे E मैक्स माइनस E0। अब E मैक्स E नॉट किस V के कोरस्पॉन्डिंग होता है, V0, V बराबर है 0, और E मैक्स क्या होता है, V क्या होता है V मैक्स, नहीं है क्या आपको। तो सिंपल सी बात, अब आपने तो क्या करना है, आपने पहले यहाँ पर क्या पुट कर लेना 0, भैया आपके पास ओमेगा ई एक्स ऑलरेडी ना, क्या आपके पास ओमेगा ई और एक्स ऑलरेडी नहीं क्या, तो भैया आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया ओमेगा ई बी और एक्स बी, और यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया 0, तो आपके पास क्या जाएगी 0 पॉइंट एनर्जी आ जाएगी। अब आपने एक्स को यूज करके किसमें बताओ, ईडी क्या थी मेरे पास, नहीं सॉरी मेरे पास वी मैक्स क्या था, वी मैक्स 1 माइनस एक्स बाई 2x, क्या भाई अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं वी मैक्स निकाल सकता हूँ क्या, वी मैक्स मान ले क्या 28, क्या मान ले भाई आप क्या मान लो, वी मैक्स क्या है मेरे पास 28 आ गया, तो 0 पुट किया यहाँ पर तो क्या आएगी 0 पॉइंट एनर्जी, 28 पुट किया तो क्या आएगी मैक्सिमम वाइब्रेशनल एनर्जी। तो आप क्या करो भाई, फिर ई मैक्स में से भाई, तो अरे भाई ई 28 में से क्या करो E0 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या जाएगी, आपके पास भाई क्या जाएगी डिसोसिएशन एनर्जी। और एक बार आपके पास क्या बताओ भाई डिसोसिएशन एनर्जी आ गई, आप क्या कर सकते हो उसका बताओ, बोलो भाई, नहीं आप फिर
डिसोसिएशन एनर्जी पर मोल निकाल सकते हो। कैसे? सिंपली उसको एवोगैड्रो नंबर से, भाई आपके पास यहाँ पर आप दो, यहाँ से आपके पास डिसोसिएशन एनर्जी आएगी किसमें? सेंटीमीटर इनवर्स में। उसको आप HC से मल्टीप्लाई कर किस में कन्वर्ट कर लो? जूल में। और फिर क्या करना उसका? बोलो भाई, फिर क्या करना उसका? भाई उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके और जूल में कन्वर्ट कर लो, तो आपको ये पता लग जाएगा कि 1 मोल HCl को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। 1 मोल HCl को H और Cl में डिसोशिएट करने के लिए कितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी। इजंट इट? तो है ना इसके फायदे भाई, कि फायदे नहीं है? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया बताओ? तो ये बताओ क्या था आपका? डायटोमिक मॉलिक्यूल एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। कौन सा? हाँ ओके। अच्छा एक बात और भाई, आप इससे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। जब आपने क्या पढ़ा था? जब आपने भाई क्या पढ़ा था? रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो आपने एक बात देखी थी कि बताओ हमारे पास डी की वैल्यू क्या थी? 4b³ बाई ओमेगा स्क्वेयर। क्या था ये था ना भाई, 4b³ बाई ओमेगा स्क्वेयर। ये स्क्वेयर था ये, ठीक है बात। तो आप बताओ था ना स्क्वेयर ये? तो आप बताओ, अगर आपको ओमेगा ही पता है और आपको क्या पता बी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। अगर आपको भाई रोटेशनल कांस्टेंट पता है उस मॉलिक्यूल का और साथ में क्या पता आपको? ओमेगा ई, तो आप सिंपली क्या निकाल सकते हो बताओ? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।